जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, हर कदम पर कृपा। पुस्तक पठन का आज 21वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 201 पर। श्री गिरीश बोरकर जी आगे लिखते हैं, गुरु कार्य का आनंद। सत्यम परियोजना। जुलाई अगस्त के महीनों के दौरान जब विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, भारत सरकार ने सत्यम विज्ञान और प्रौद्योगिक योग और ध्यान शीर्षक के तहत आवेदन के लिए चिकित्सा और योग ध्यान के गैर सरकारी संगठनों को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रण दिया। यह मनुष्य के बौद्धिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर योग और ध्यान के प्रभाव पर एक शोध अध्ययन करने का प्रस्ताव था। मैंने स्वामी जी को सूचित किया कि हमें इसके लिए आवेदन करना चाहिए। स्वामी जी ने तुरंत मुझे यूएसए में सुश्री प्रेरणा डोमडिया से संपर्क करने के लिए कहा। अपने पूरे जीवन में एक शोधकर्ता होने के नाते वह इस तरह के ज्ञानवर्धक और जटिल अध्ययन को डिजाइन करने में माहिर थी। प्रेरणा ने फौरन एक प्रस्ताव तैयार कर दिया। कई पुनरावृत्तियों के बाद और मेरे बहनोई जो एक नैदानिक अनुसंधान प्रबंधन कंपनी चलाते हैं, उनकी सहायता से हमने प्रस्ताव के लागत पहलू को अंतिम रूप दिया। एक बार जब प्रस्ताव तैयार हो गया तो उसे मूल्यांकन के लिए समर्पण मेडिकल टीम के पास भेजा गया। प्रेरणा और मैं दस्तावेज के लिए किए गए परिवर्तनों से अप्रसन्न थे। इसके अलावा हमारा आवेदन पत्र भी समय पर सही विभाग तक नहीं पहुंच सका। स्वामी जी की कृपा से हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें 15 दिन का एक्सटेंशन मिल गया था। हमने स्वामी जी को मनी मन धन्यवाद दिया। अब जबकि हमें दूसरा मौका मिल गया था, हमने सब कुछ सही ढंग से किया है। हमने अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के साथ समरस होकर कार्य किया। दिल्ली के एक साधक ने डीएसटी विभाग को सूचित किया कि हम एक संशोधित आवेदन भेज रहे हैं। 15 जनवरी 2017 को हमें डीएसटी से एक ईमेल मिला, जिसमें हमें अपने प्रस्ताव पर 20 मिनट की 7-8 स्लाइड प्रस्तुति तैयार करने के लिए कहा गया था। हम बेहद प्रसन्न थे। कुल 900 आवेदनों में से डीएसटी की तकनीकी टीम ने हमें अपने प्रस्ताव पर प्रस्तुति देने के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। हमें यह प्रेजेंटेशन बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस निमहांस में देना था। 24 फरवरी 2017 को डॉक्टर दैवत मेहता और डॉक्टर साचापारा यह कार्य करने के लिए बेंगलोर गए। तकनीकी टीम कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर उपस्थित सुप्त ऊर्जा की अवधारणा को समझ नहीं पाई। हमारी टीम ने उन्हें समझाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन यह उनकी समझ से परे था, इसीलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने इस परियोजना के साथ इतनी दूर आने का अवसर देने के लिए स्वामी जी को धन्यवाद दिया और उन्हें सुझाव दिया कि भविष्य में चूंकि हमारे आश्रमों में भूमि उपलब्ध है, इसीलिए हमें एक अत्याधुनिक ध्यान की अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना करनी चाहिए। इससे हमें दुनिया भर में एक पहचान मिलेगी। गुरु सेवा। 2 मई 2017 को उज्ज्वला जी ने यह पूछने के लिए मुझे फ़ोन किया कि क्या मैं स्वामी जी को सुबह की सैर के लिए नरीमन पॉइंट तक ले जा सकता हूँ, क्योंकि उनका ड्राइवर छुट्टी पर था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वामी जी की सेवा का अवसर मिलने पर मुझे कितनी खुशी हुई होगी। हर सुबह मैं उन्हें 5:30 बजे लाता और 7:30 बजे वापस छोड़ देता था। यह रोज सुबह की सैर मुझे अत्यंत प्रिय और विशेष थी, क्योंकि इसने मुझे स्वामी जी के साथ ढेर सारे विषयों पर चर्चा करने का जीवन में सिर्फ एक बार मिलने वाला अवसर दिया था। स्वामी जी के साथ दार्शनिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते करते मुझे उनके साथ अपना एक शाश्वत संबंध महसूस होने लगा था। उनकी उपस्थिति में सब संभव है। कुछ दिनों तक इस नियम का पालन करने के बाद स्वामी जी की पुत्री शाश्वती भी हमारे साथ चलने लगी। पहले 3 दिन अच्छे और सुखद थे, क्योंकि ठंडी हवा लगातार बहती रही। हालांकि शनिवार को नज़ारा कुछ और ही था। जैसे ही हम वातानुकूलित कार से बाहर निकले, हमें लगा कि उमस ने हम पर किसी धारदार हथियार की तरह प्रहार किया है। जैसे ही हम चलने लगे, स्वामी जी रुक गए
और हमें थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। जब उन्होंने कहा कि आज बहुत गर्मी है, तो शाश्वती जी ने कहा, हाँ, कल की तुलना में आज अधिक गर्मी है, और मैंने कहा कि आर्द्रता भी बहुत अधिक है। करीब 20 मिनट तक चलने के बाद स्वामी जी अपने रोज के स्थान पर रुक गए और मुंडेर पर बैठ गए। हमें पसीना आ रहा था। वह हमारी ओर मुड़े और कहा कि कितनी गर्मी है। शाश्वती जी ने दोहराया कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, और मैंने भी दोहराया कि नमी बहुत अधिक है। और तब स्वामी जी ने अपना दाहिना हाथ अरेबियन समुद्र की ओर करके बाहर की ओर फैला दिया। मैं सहज रूप से जानता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने अन्य साधकों से ऐसी असंख्य कहानियां सुनी थी। लगभग 30 सेकंड के बाद हवा के एक ठंडे झोंके ने हमें अपने आगोश में ले लिया, और कुछ ही क्षणों के बाद एक और झोंका आया। जब मैंने सरस्वती जी की ओर देखा, तो वह फुसफुसाई, जादू जादू, और मैं मुस्कुरा दिया। तब स्वामी जी ने मराठी में कहा, अब अच्छी हवा चलेगी। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, एक ठंडी हवा लगातार बहने लगी। पूरा वातावरण, जो कि गर्म और चिपचिपा था, एकदम से ठंडा और सुखद हो गया, जैसे ब्रह्मांड में कोई एयर कंडीशनर चल पड़ा हो। यह माँ प्रकृति के सानिध्य में बैठने जैसा लग रहा था, क्योंकि वही जलवायु को नियंत्रित करती हैं। कुछ देर बाद वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। शाश्वती जी और मेरी बकबक तुरंत बंद हो गई, क्योंकि मुझे भीतर से ऐसा लगा कि इस समय बात करना उचित नहीं है। मैंने अपनी बाईं हथेली को खोल दिया। मैं ऊर्जा महसूस कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद मुझे प्रेम की ऊर्जा महसूस होने लगी, और मेरे हाथों के रोंगटे खड़े होने लगे। यह उनका आशीर्वाद और कृपा थी जो हम पर बरस रही थी, और जिसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा। जर्मनी जाना और वापस आना। अप्रैल में मैंने और मेरे परिवार ने पहली बार जर्मनी के वीज़ा के लिए आवेदन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। कारण, उन अधिकारियों को हमारी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे लिए यह हैरानी की बात थी, क्योंकि हमारे सभी कागजात बिल्कुल स्पष्ट थे। हम अपने वीज़ा मिलने के विषय में इतने आश्वस्त थे कि हमने साल के पहले महीने की तिथि में एयर फ्रांस के नॉन रिफंडेबल रिटर्न टिकट भी बुक करा लिए थे। 3 मई को हमें वीज़ा रिजेक्शन लेटर मिला। उसके बाद वल्लारी की परीक्षा शुरू होने वाली थी। हमने अपना आवेदन जमा कराने के लिए वीएसएफ वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज से मिलने का समय तय किया। मैं उनमें से एक साधिका, जिसे कि मैं जानता था, का धन्यवाद करता हूँ कि हमें अगले ही दिन एक एसएमएस मिला कि हमारा आवेदन संसाधित हो गया है। कुछ दिनों में हमें वीज़ा मिल जाएगा। वास्तव में हमारी उड़ान से सिर्फ 3 दिन पहले। पहली अस्वीकृति के बाद मुझे स्वामी जी को सुबह की सैर के लिए नरीमन पॉइंट तक ले जाने की गुरु सेवा मिली थी। जब हमने अपने वीज़ा की अस्वीकृति पर चर्चा की, तो मैंने स्वामी जी से पूछा कि क्या हमें फिर से आवेदन करना चाहिए। उन्होंने केवल मेरी ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे दूर तक देखने लगे। मुझे वह संकेत मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन अपने परिवार को मैं यही कहता रहा कि वीज़ा के लिए आवेदन न करना कोई विकल्प नहीं था। मेरी पत्नी और दोनों बेटियां पल्लवी और वल्लारी इस यात्रा पर जाने के लिए बहुत उत्सुक थीं। हमारे बैग पैक करते समय मेरी पत्नी हवाई अड्डे पर हमारे बैग खो जाने या गुम हो जाने की बात करती रही। मैंने उसे बार-बार सकारात्मक सोचने के लिए कहा, लेकिन वह उत्तेजित होती रही। थोड़ी देर बाद मैंने हार मान ली। 31 की सुबह हम पेरिस के लिए एयर फ्रांस के विमान में सवार हुए। शेंगेन वीज़ा के लिए यह हमारा प्रवेश का बंदरगाह था। हमारा विमान टर्मिनल के पर उतरा। हमें अपने हैंड बैगेज की सुरक्षा जांच करानी थी, और फिर टर्मिनल जी की ओर जाना था। यह 20 मिनट की बस की सवारी थी। जब हम अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए टर्मिनल जी पर पहुंचे, तो पल्लवी अपने दस्तावेज दिखाने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस गई। किसी अजीब से कारण से वहां पर नियुक्त पुलिस अधिकारी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछताछ ज्यादा ही तेज हो गई, तो मैंने उस अधिकारी से कहा कि मेरे बैग में मेरे सारे दस्तावेज है। वाह, लेकिन मेरा बैग था कहाँ? हे भगवान! पिछली सुरक्षा जांच के दौरान वह खो गया था। यह टर्मिनल के में हुआ था।
उस बैग में मेरा बटुआ, यात्रा का दस्तावेज, सेल फोन आदि थे। मुझे बताया गया कि मैं उस टर्मिनल पर वापस नहीं जा सकता। एक बार सीमा पार करने के बाद मैं दोबारा उस पार नहीं जा सकता था। जब मैं टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर लौटा, तो वहाँ तैनात सुरक्षा अधिकारी को समझाना कठिन था कि मैं यहाँ वापस क्यों आया हूँ। आधी अधूरी सांकेतिक भाषा, टूटी-फूटी अंग्रेजी, मैंने उसे समझाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा किया। आखिरकार काफ़ी ड्रामे के बाद एयरपोर्ट कर्मियों ने वह बैग मुझे सौंपने की व्यवस्था की। समय समाप्त हो रहा था क्योंकि हमें अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार होना था। तीनों महिलाओं ने अपनी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जबकि मैं दूसरी तरफ था। मेरे दस्तावेज़ों के बैग के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं इस तरफ था और वे उस तरफ, जैसे 2 देशों के बीच की सीमा के दोनों ओर। यह सब बेहद नाटकीय लग रहा था। बैग का मिलना मेरे लिए किसी हिंदी फ़िल्म के अंतिम दृश्य से कम नहीं था, जिसके नायक शाहरुख खान थे। एक विरोधी सुरक्षा गार्ड ने जब सुना कि मैं सुपरस्टार की भूमि से हूँ, तो वह भावुक हो गया। फिर तो उसने मुझे मेरा बैग वापस दिलाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। वह शाहरुख खान का प्रशंसक था, तो इस तरह वह मेरे हवाई अड्डे की असफलता का नायक था। जैसे ही उनकी अधिकांश फ़िल्मों का सुखद अंत होता है, वैसे ही मेरी भी एक हैप्पी एंडिंग होती है। बैग मिलने के बाद मैंने अपनी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी की और हम फ्रैंकफर्ट के लिए अपनी उड़ान की घोषणा की प्रतीक्षा में लाउंज में चले गए। जैसा कि फ्लाइट इंडिकेटर में हमारी फ्लाइट नहीं दिखा रहा था, इसीलिए महिलाएं विंडो शॉपिंग करने के लिए चली गई और मैं घोषणा के इंतजार में लाउंज में बैठ गया। अचानक इंस्टाग्राम ने फ्रैंकफर्ट जाने वाली फ्लाइट में सवार होने के लिए अंतिम कॉल की घोषणा की। मैं महिलाओं को बुलाने के लिए दौड़ा, जबकि संकेत तक ने अभी तक भी हमारी उड़ान नहीं दिखाई थी। हम अपनी उड़ान के लिए बोर्डिंग गेट की ओर भागे। हम कनेक्टिंग फ्लाइट में चेक इन करने वाले अंतिम यात्री थे। और हमारी छुट्टियां अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी। जब हम फ्रैंकफर्ट पहुंचे, तो मेरे और मेरी बेटियों के बैग तो आ गए थे, लेकिन आरती का बैग नहीं आया था। मैंने पहले ही उसे ऐसी नकारात्मक बातें न बोलने की चेतावनी दी थी। हमने बैग गुम होने की शिकायत दर्ज करा दी। वहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि 31 तारीख को या 1 जून की सुबह होटल में पहुँचा दिया जाएगा। भगवान की दया से वल्लरी की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना के कारण हम 3 तारीख तक फ्रैंकफर्ट में रहे और दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। जब हम टिकट बुक करने के लिए फ्रैंकफर्ट हाफ्टबानहोफ रेलवे स्टेशन गए, तो यह हमारे लिए कठिन था क्योंकि सब कुछ तकनीकी उपकरणों द्वारा किया जाना था। हमें भाषा समझने में समस्या हुई। निर्देश पढ़ते समय मयूर, एक साधक जिनसे मैं पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय रिट्रीट के दौरान मिला था, बहुत मददगार थे। उन्होंने 5 दिवसीय ग्रुप रेल पास बुक करने में हमारी सहायता की, जिसका उपयोग सभी रेल कंपनियों में एक दिन में असीमित यात्राओं के लिए किया जा सकता है। अगले दिन 1 जून को हमने फ्रैंकफर्ट में मेन टावर का दौरा किया और टावर से फ्रैंकफर्ट के 360 डिग्री के दृश्य का आनंद लिया। हमने राइन वैली रिवर क्रूज बुक किया था। यद्यपि मैंने दौरे के लिए भुगतान किया था, मैंने महसूस किया कि मेरे यात्रा कार्ड पर नकद राशि समाप्त हो गई थी। इस बीच आरती के यात्रा कार्ड को सक्रिय होने में समय लगा। एक बार यह हो जाने के बाद हम वोइट्सफर्ट पहुंचे। मौसम गर्म और अद्भुत था। हम फ्रैंकफर्ट से एक मर्सिडीज वैन में रूडेसाइम शहर जा रहे थे। पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत था। रास्ते में दाईं ओर मध्ययुगीन महल थे और बाईं ओर अंगूर के सुंदर बाग थे। हमारे जानकार गाइड एड्रियन ने हमें बताया कि चूंकि हर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मौसम बदल जाता है, इसीलिए प्रत्येक बाग की मदिरा अलग होती है। जर्मनी में लगभग 1500 ऐसे ब्रांड थे। उनमें से ज़्यादातर परिवार के स्वामित्व वाले थे और उनको उनके परिवार के नाम दिए गए थे। इनमें से किसी के बारे में भी बाहर किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि इसका संपूर्ण उपयोग स्वयं इसी देश में हो जाता था। वहाँ की सफाई बेमिसाल थी। नदी के दोनों किनारों पर हरे रंग की खूबसूरत छटाओं के साथ नीले आकाश के दृश्य ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। वहाँ प्रकृति का दृश्य बेहद खूबसूरत था।
हमने कलाकृतियों से सुसज्जित एक प्राचीन रेस्तरां में रात का भोजन किया। हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये कलाकृतियां रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा उन अंगूर के बागों से एकत्र की गई थी जो बंद हो चुके थे। रेस्टोरेंट से अधिक एक संग्रहालय प्रतीत हो रहा था। अगला दिन 2 जून। आरती का बैग अभी तक नहीं आया था। हम ट्रेन से रिंगसहाइम के लिए निकले और वहां से बिना कुछ सोचे समझे हम गलत बस में चढ़ गए। हम यूरोपा पार्क पहुंचे, एक ऐसी जगह जहाँ जाने की हमारी योजना नहीं थी। कुछ देर तक चलने और फिर राइड्स लेने के बाद बारिश शुरू हो गई और हम वहीं फंस गए। हमारे सर्दियों के कपड़े और बारिश के कपड़े आरती के बैग में थे, जो अभी तक हम तक नहीं पहुंचे थे। इसीलिए हमें अपनी यात्रा में कटौती करके फ्रैंकफर्ट वापस आना पड़ा। हमें नए सर्दियों के कपड़े खरीदने पड़े क्योंकि यह मौसम बहुत ठंडा और बर्फीला था। अगले दिन हम वोइक्टस डार्फ के लिए रवाना हुए। कुछ हिचकिचाहट के बाद जोहान्स, एक जर्मन साधक, हमें 20 मिनट की आकर्षक ड्राइव पर वोइक्स्टफार्ट में अपने गांव ले गए। जब हम फ्रीबर्ग से वोइक्स्टफार्ट की ओर जा रहे थे तब बूंदाबांदी हो रही थी। चारों ओर हरियाली थी। उनके गांव के अंदरूनी हिस्सों की ओर जाने वाली टेढ़ी-मेढ़ी सड़कें एक देहाती ग्रामीण आभास दे रही थी। बाद में हमें समर्पण भवन ले जाया गया। हेकी, जोहानेस की पत्नी, ने अपनी सुंदर मुस्कान और एक स्वादिष्ट पेय के साथ हमारा स्वागत किया, जबकि महिलाओं ने अपने कमरे में जाकर कुछ देर थोड़ा आराम करने का फैसला किया, किंतु मैं ध्यान कक्ष की ओर चल पड़ा। यह दिव्य ऊर्जा से भरपूर था। जैसे ही मैंने उस विशाल स्थान पर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा कि इसने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया और मुझे वहां पर मौजूद अपनी दिव्य ऊर्जा से सराबोर कर दिया। यह अत्यंत दिव्य अनुभव था। मेडिटेशन के बाद रात्रि भोजन के लिए हम लोग पास ही के एक स्थान पर पिज्जा खाने चले गए। थिन क्रस्ट पिज्जा बहुत स्वादिष्ट थे। अपना मनपसंद पिज्जा चुनने के लिए एक विस्तृत विविधता थी। हमें सूचित किया गया था कि मालिक उन्हें बनाने का तरीका सीखने के लिए विशेष रूप से इटली गए थे। वे अच्छे से सीख चुके थे। रात 9:45 बजे हम घर लौट आए। अभी भी दिन का उजाला बाकी था और बारिश अभी भी हो रही थी। रात के लिए सेवानिवृत्त होने के बाद हम बेहतर और ऊर्जान्वित महसूस कर रहे थे। अगली सुबह मैं ध्यान करने के लिए 4 बजे उठा। यह मेरी एक ऐसी आदत है जिसे मैं कभी भी छोड़ना नहीं चाहूँगा, भले ही मैं धरती के किसी भी हिस्से में रहूँ। मैं चुपचाप बैठ गया और भीतर की यात्रा पर चला गया। हवा में ठंडक, कमरे में सन्नाटा, पूर्णतः एकांत, सारा माहौल ध्यान के लिए पूरी तरह उपयुक्त था। नाश्ते के बाद आरती और पल्लवी ने हैकी के साथ एक पेंटिंग क्लास लगाने का फैसला किया, जबकि जोहान्स और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए ऑनलाइन ध्यान कार्यक्रम से संबंधित मामलों पर चर्चा करने में व्यस्त थे। हमें समर्पण हाउस मैदान और यज्ञ कुंड के आसपास की जगह दिखाई गई। इसे ठीक वैसा ही बनाया गया था जैसे हमने इसे भारत में अपने आश्रमों में बनाया था। बगल की जमीन के साथ साथ एक नाला बह रहा था। चिड़ियों की अविरल चहचहाट कानों को मधुर संगीत प्रदान कर रही थी। इस जगह का अपना एक अलग ही आकर्षण था। हैकी ने दाल का सूप बनाया था। हमने इसे ब्रेड और विभिन्न प्रकार के पनीर के साथ में लिया। हमें यह संयोजन बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम फ्रीबर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। जोहान्स हमें फ्रीबर्ग स्टेशन छोड़ने आए। जब हम ट्रेन में थे, मुझे महेश की पत्नी आरती का संदेश मिला, जिसमें हमें बर्लिन संपादाउ पर उतरने के लिए कहा गया था। महेश हमें लेने आया था। शाम के 7 बज रहे थे, फिर भी अच्छा उजाला था। महेश ने बताया कि वसंत ऋतु में सूर्य रात्रि 10 बजे तक अस्त हो जाता था। महेश और आरती का घर बेहद सुंदर और सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है। यह हरे भरे घास के मैदानों के बीच में था, जहां भेड़ें दिल भर के चरती थी। मुंबई जैसे कंक्रीट के जंगल से आने वाले मुझ जैसे इंसान के लिए प्रकृति की गोद में किसी को रहते देखना एक प्रसन्नता की बात थी। अल्पाहार के बाद महेश और मैं लंबी सैर के पास की पहाड़ियों पर चले गए। बहुत खूबसूरत नज़ारा था।
अगली सुबह जब मैं ध्यान करने के लिए जल्दी उठा तो मैंने देखा कि आरती के पापा उठ चुके थे और ध्यान कर रहे थे। मुझे खुशी थी कि मुझे ध्यान के लिए साथी मिल गया था। जून का 5वां दिन था। यह सुबह 5 बजे पहले से ही उजाला छाया हुआ था। वहाँ रातें कितनी छोटी होती थी। सुबह 10 बजे हम बर्लिन शहर को देखने और पेरगामन और यहूदी संग्रहालय देखने के लिए निकले। इमारतें उत्तम वास्तुकला का नमूना थी और शहर इनको एक मजबूत ऐतिहासिक नज़ारा तथा आभास दे रहा था। फिर भी मैंने फ्रैंकफर्ट और वोइट्सडार्फ की जीवंतता को प्राथमिकता दी। पेर्गमान संग्रहालय में दुनिया भर से कई ऐतिहासिक कलाकृतियां थी, जिनमें ताजमहल का एक विशाल कालीन भी शामिल था। संग्रहालय में 3 घंटे से अधिक समय बिताने के बाद हमने एक भारतीय रेस्टोरेंट में बहुत देर से दोपहर का भोजन किया। हमारा अगला पड़ाव यहूदी संग्रहालय था। रास्ते में हमने प्रलय स्मारक देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए यहूदियों की स्मृति में ताबूतों के आकार की कई संरचनाएं थी। यहूदी संग्रहालय ने अन्य यहूदियों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों की कहानियों को प्रदर्शित किया। इसके अलावा इसमें पत्र और अन्य स्मृति चिन्ह भी प्रदर्शित किए गए। उस समय में वापस जाना बहुत निराशजनक था, जब मानवीय क्रूरता ने अपना सबसे कुरूप सिर उठाया था। कई बार संग्रहालय में भ्रमण के दौरान यह इतना अभिभूत कर गया कि मेरी आंखों से आंसू तक आ गए। संग्रहालय की यात्रा के बाद हम चेक पॉइंट चार्ली के पास पहुंचे थे। बर्लिन की दीवार के बारे में इतिहास के कुछ हिस्सों को पढ़ते हुए गुजरे, जो दीवार की प्रतिकृति पर पर्यटकों के लिए बनाए गए रास्ते के साथ साथ अंकित किया गया था। बाद में जब हम घर पहुंचे तो हमने हल्का स्वादिष्ट डिनर किया और जल्दी ही सोने चले गए। अगली सुबह 6 जून मेरे दिन की शुरुआत आरती के माता पिता के साथ ध्यान में बैठने से हुई। हमें बवेरियन आल्प्स की यात्रा करनी थी। नाश्ते की टेबल पर आरती जी की माँ समर्पण के अपने अनुभव बता रही थी। जब उन्हें लगा कि मैं स्वामी जी के करीब हूँ, उन्होंने मुझे भी कुछ किस्से भी सुनाने के लिए कहा। जैसे ही मैंने बताना शुरू किया, पल्लवी ने मुझे बीच में रोक कर पूछा कि म्यूनिख के लिए हमारी फ्लाइट कब है। मैंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, कल, यानी 7 जून को है। लेकिन मुझे गलती लगी थी, हमारी फ्लाइट छूट गई थी क्योंकि यह आज सुबह ही थी। मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस बात को लेकर कोई घबराया नहीं, बल्कि सभी वैकल्पिक उड़ानों की तलाश करने लगे। चूंकि यह एक महंगा विकल्प था, इसीलिए हमने इस विकल्प को छोड़ देने के लिए सोचा। आरती महेश की पत्नी ने सुझाव दिया कि हम अपने पास मौजूद रेल पास का उपयोग करें। हम ट्रेन द्वारा बर्लिन से म्यूनिख तक जा सकते थे। 7 घंटे का सफ़र था, लेकिन हमें एक पैसा भी नहीं देना होगा। इसमें हमारा पूरा दिन लग जाएगा। बाद में हम म्यूनिख से बवेरियन आल्प्स की यात्रा के लिए एक दिन का समूह पास खरीद सकते थे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।